अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर आज़म मलक साहब। उनसे बात करते हैं और आज का जो इजलास होने जा रहा है उस हवाले से जो है वो उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। आज़म साहब, पहले ये कहा जा रहा था कि स्पीकर पंजाब असम्बली इजलास कंडक्ट करने नहीं आएंगे, लेकिन वो अब पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं, तो क्या लगता है कि वो इजलास कंडक्ट करेंगे, इजलास होगा? जी, बहुत शुक्रिया तजम्मुल। देखें, बात सिंपल सी है कि सब्तैन खान की तरफ से एक जो है मौक़िफ़ जो है वो पहले दिन से था, और वो ये था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सबसे पहले आप उनको एलोकेट करें, क्योंकि ईवान जो है वो 371 का ईवान है। तो अगर ईवान में सारे लोग हैं ही नहीं हैं तो फिर आप किन की हलफबरदारी करेंगे? और अगर आप हलफबरदारी करते हैं तो फिर जो एक स्टाइल है ईवान का वो ये है कि 371 51% पे होता है, जो 51% ले जाता है, यानी कि 186 सादा अक्सरियत वो मुंतखब हो जाता है वज़ीर आला। तो जब आपके पास 371 का ईवान नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, उसके लिए आइन एक तरीक़ाकार बताता है। आइन ये तरीका बताता है कि अगर एक पार्टी ने, फॉर एग्ज़ाम्पल सुन्नी इत्तेहाद कौंसल थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ख़वातीन की वो जमा नहीं करवाई, अगर उन्होंने एक भी जमा करवाई है, जमल साहब ये याद रखें, अगर एक भी उन्होंने जमा करवाई है तो तनासब के हिसाब से अब तरीक़े इंसाफ के 110 अरकान यहाँ पर आ गए, तो 110 का तनासब वो फौरी तौर पर ये कहेंगे चूँकि आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई थी, अब आपके पास 110 अरकान आ गए हैं, तो 110 तक़सीम 4 तो आपको 23 के करीब जो है वो मिलेगी। तो आप अपनी इमीडिएटली प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराएँ। उसका तरीकाकार ये होता है, आप वो देते हैं अपने NTN देते हैं, जो भी जैसे भी आप प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाते हैं मखसूस नशिस्तों के लिए। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं कराई तो कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी तौर पर वो एक भी मखसूस नशिस्त नहीं ले सकते। उसके लिए तरीक़े इंसाफ को कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। वो जाएंगे हाई कोर्ट में और वहाँ से इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे। तो आज का इजलास जो है वो गैर मामूली ज़रूर है। आज के इजलास में आपने बाहर देखा होगा रुकावटें हैं। मुस्लिम लीग नून का जो मुझे लगा है एक सिनेरियो वो ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि आज के इजलास में एक तो शोर होगा ना हो, ईवान के अंदर चोर चोर के नारे ना लगाए जाएं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपका जो मुखालफ है, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद जो तहरीक है या PTI का जो भी सिनेरियो है, उसका जो नामजद उम्मीदवार है वज़ीर आला पंजाब का, उसको असम्बली आने से रोकने के लिए और गिरफ़्तार करने के लिए चारों तरफ पुलिस मौजूद है, कार्डन ऑफ किया हुआ है, तो ऐसे में कैसा मुमकिन है कि एक समूथ जो इजलास है वो हो पाए? देखिए तजम्मल साहब, ये उसने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। इससे पहले आपने देखा होगा यही सिलसिला पिछली पार्लियामेंट में भी यही चलता रहा। किसी के ऊपर मुकदमात हुए, किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को अंदर नहीं था आने दिया जाता। यहाँ पर अगर कोई एहतजाज करता था, आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून के 17 से 22 रुकन जो है वो उनको जो है ईवान की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया गया था। वो कोर्ट से रिलीफ लेके आए थे। तो अब वही है ना, जो आपने किया अब आगे वही आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इजलास के लिए आपको ये चाहिए था कि जितने भी अपोजिशन के रुकन हैं वो कम से कम अरकान जो इजलास में आते नौ मुंतखब वो यहाँ से हल्फ़ लेते और हल्फ़ लेने के बाद अपना जो भी लाया मतलब। लेकिन लग यूँ रहा है ईवान के अंदर का जो सिनेरियो है उसको कूल डाउन करने के लिए ये सारी एक्टिविटी है, ताकि ईवान के अंदर से वो जो रवायती नारे हमें एक दूसरे की तरफ से सुनने को मिलते हैं, चोर है वो चोर है, इससे बचने के लिए आज का जो इजलास है ना, हमें वो नज़र आ रहा है कि उसको स्ट्रिक्ट किया गया। अभी देखना ये होगा कि स्पीकर सब्तैन खान साहब से मेरी जब 2 दिन कबल मुलाकात हुई थी, वो बड़े वाज़ह थे। वो कह रहे थे कि वो देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आइन इस पर क्या कहता है कि क्या उन्हें ईवान के अंदर जाकर इन अरकान का हल्फ़ लेना चाहिए या नहीं लेना क्या चाहिए। लगता है कि वो हल्फ लेंगे? अगर बिलफर्ज वो हल्फ ले भी लेते हैं तो जो अगली कार्रवाई है जिसमें स्पीकर का इंतखाब होना है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है, क्या वो होगी या बस हल्फ लेकर मुलतवी कर दिया जाएगा? देखिए तजम्मल साहब, कॉन्स्टिट्यूशन इस पर बड़ा क्लियर है। आइन ये कहता है कि आपने जब ऐवान के अंदर स्पीकर नहीं है, स्पीकर को कोई इमरजेंसी हो गई है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, पैनल ऑफ चेयरमैन भी नहीं है, तो फिर ऐवान की कार्रवाई कौन चलाएगा? तो आइन तब कहता है कि ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए जो सबसे सीजन पॉलिटिशियन उस वक्त ऐवान के अंदर बैठा होगा वो जाके चेयर पर बैठ जाएगा और वो चेयर की कार्रवाई स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब मसला ये है कि इस ऐवान के अंदर अगर इजलास शुरू होता है तो सब्तैन खान साहब तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो जो सीनियर पॉलिटिशियन है उसको फिर आप ऐवान उसकी स्पीकर की चेयर पे कैसे बैठाएंगे? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि सीनियर जो सियासतदान है वो चेयर पे बैठ के तो कार्रवाई शुरू कर देगा, लेकिन क्या उस सीनियर सियासतदान के लिए हलफ लेना ज़रूरी है या हलफ लिए बगैर भी वो कार्रवाई चला सकते हैं?
देखें, इसके ऊपर एक जो हमें एग्जांपल मिलती है वो सेनेट के एक इंतखाब की मिलती है। सेनेट के एक इंतखाब में ऐसे हुआ था कि जो चेयरमैन सेनेट थे वो अपनी सीट पे नहीं थे, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं थे, तो एक सीज़न जो सीनियर सियासतदान था वो मतलब उसने उठ के कार्रवाई की थी। अभी तक की जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है वो ये है डिलेइंग टैक्टिक्स। एट द एंड ऑफ द डे मतलब चूँकि गवर्नर ने इस इजलास को बुलाया है तो इजलास तो होना है। इजलास को प्रवोक तो किया नहीं जा सकता, अर्जेंट किया नहीं जा सकता। आप सीट पे बैठेंगे तो इजलास को अर्जेंट करेंगे, क्योंकि गवर्नर की तरफ से इजलास कॉल इन हुआ है, तो आप इसे कॉल ऑफ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपका। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।